ऑल इंडिया बार एग्जाम जिसको हम लोग कहते हैं, उसके प्रिपरेशन को लेकर के आज डिस्कस करेंगे। और एआईबी कुछ समय पहले तक जो ऑल इंडिया बार एग्जाम्स जिसकी मदद से लोग एडवोकेट बनते हैं या एडवोकेट के रूप में काम करने के लिए आप ऑथराइज होते हैं, उसका ही एग्जाम है। यह एक तरह का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लगता है कि 3 साल लॉ प्रैक्टिस करने के बाद, लॉ की तैयारी करने के बाद या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में पढ़ाई करने के बाद भी स्टूडेंट को एडवोकेट बनाने में खतरा है, इसलिए उसने एक एग्जाम रखा है, एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जाम। पहले ये प्रोविजन नहीं था, 2012 के बाद ये प्रोविजन ऐड किया गया है और आज टोटल 22 एग्जाम हो चुके हैं, टोटल 22 एग्जाम्स हो चुके हैं और 21 एग्जाम्स हो चुके हैं। 22nd एग्जाम कोरोना टाइम में नहीं हुआ था, इसलिए 22वां एग्जाम AIB 22 ये अवेटेड है, होने वाला है। और इसी के स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने के लिए हम लोग आज ये सेशन कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जाम्स एक समय बहुत ही आसान था, ओपन बुक सिस्टम है, लोग बुक लेके जा सकते हैं। हालांकि उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कमेंट वाले बेयर एक्ट्स लेके नहीं जा सकते हैं, केवल ऐसे बेयर एक्ट लेके जाना है जिसमें कमेंट्री नहीं है। और पब्लिशर्स के लिए भी एक बड़ा उद्योग बन गया है ये कि अलग से ये सेट्स बिकते हैं। तो AIB एग्जाम्स पहले उतना सीरियस नहीं लिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे इसकी जो इसमें जो क्वेश्चन का इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ होता गया है। और इसी का नतीजा है कि आज इस एंट्रेंस एग्जाम, इस एलिजिबिलिटी एग्जाम के लिए भी हमें प्रिपेयर होने की जरूरत पड़ रही है। फिर भी मेरा ये मानना है कि आज भी अगर लॉ के फील्ड में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपेयर कर रहे हैं आप, तो आपको स्पेशली AIB के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह बेसिकली उन स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत हो रही है जिन्होंने किसी तरह से LLB का एग्जाम पास कर लिया है 3 साल बहुत आसानी से, और अचानक से उनके पास ये सरप्राइजिंगली आ गया सामने कि अब AIB का एग्जाम देना है। ओपन बुक सिस्टम है, लेकिन उन्हें ये भी पता नहीं है कि किस चैप्टर में, किस सेक्शन में, किस एक्ट में कौन सा प्रोविजन दिया हुआ है। जैसे अगर उनसे अगर रेस जुडिकाटा कहा जाए कि रेस जुडिकाटा, तो उनके लिए ये मुश्किल है, अगर CPC नहीं दिया जाए तो मुश्किल है कि रेस जुडिकाटा CPC का पार्ट है, CRPC का पार्ट है, BNS का पार्ट है, BSA का पार्ट है, ठीक है, या फिर किसी फंडामेंटल लॉ या सब्सटेंशियल लॉ का पार्ट है। तो उनके लिए ये मुश्किल है और इसीलिए करना पड़ेगा आपको प्रिपरेशन, और उसमें मदद करेगी लीगल बीज एकेडमी, जो हमेशा आपके साथ है हर तैयारी में, हर समय। डिफरेंट वीडियोस हम लोग डेली बना रहे हैं। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग अवेल नहीं करते हैं कि वो फी दे करके, मोटी मोटी फी दे करके पढ़ाई करें, उनके लिए हमने यूट्यूब पर कंटिन्यूअस वीडियो डाला है और आगे भी डालने की योजना है, ताकि वह बिना किसी फीस के वह अच्छी पढ़ाई कर सके। हालांकि जो लोग फी पे कर सकते हैं उनके लिए पेड ग्रुप भी है, और नो डाउट उनमें 1-to-1 डिस्कशन और 1-to-1 मेंटरशिप उसमें मिलता है, तो थोड़ी सी और रिफाइंड आपकी तैयारी हो जाती है। लेकिन घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आप फी अवेल नहीं करते हैं, अफोर्ड नहीं करते हैं, तो भी यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और AIB के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो अभी नोटिफिकेशन आया
प्रेस रिलीज 18/7/2026 इसी महीने यह प्रेस रिलीज आया है। और इस प्रेस रिलीज में बताया गया कि पहले जो एग्जाम हुए हैं यानी AIB 21 के एग्जाम जो हुए हैं उसमें किस तरह से आपके रिजल्ट्स आए हैं, और ये जो जिसको हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम 21 और अभी 22 एग्जाम, तो इस पर हम लोग बहुत फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कितने कैंडिडेट अपीयर हुए, कितने मेल कैंडिडेट अपीयर हुए, कितने फीमेल कैंडिडेट अपीयर हुए, कितने पास किए, कितने पास नहीं किए, इन सब 7-6 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है ना। ऐसे ढेरों इंफॉर्मेशन इसमें दिए गए हैं जिसका PDF आपको क्लास के बाद अवेलेबल करा दिया जाएगा। हमारा एक जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां से आप क्लिक करके उस टेलीग्राम ग्रुप से इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये सारा चीज आपको कैटेगरी वाइज सारी चीजें दी गई हैं कि जिसमें यह बताता है कि इंटेंसिटी आपकी क्या हो गई है AIB के एग्जाम की। AIB के एग्जाम की इंटेंसिटी क्या हो गई है, तो जेंडर वाइज जो समरी दिया हुआ है कि कितने लोग किस कैटेगरी में अपीयर हुए और क्वालिफाई हुए। फीमेल का रेशियो देखिए, फीमेल का रेशियो जो है वह अपीयर हुए हैं 64,784 और इसमें क्वालिफाइड जो हुए हैं 42,000 हुए। 22,000 लोगों पर ही फोकस ज़्यादा है कि 22,000 लोग जो हैं वह नहीं क्वालिफाई कर पाए। पहले ये रेशियो इस तरह का नहीं था, नहीं क्वालिफाई करने वाले लोगों का रेशियो बहुत कम था, लोग ज्यादातर क्वालिफाई कर जाते थे। अब लोग ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, क्वालिफाई कम कर रहे हैं। मेल का जो रेशियो है वो आप देखिए कि यहाँ पर 1,10,000 लोग यहाँ पर अपीयर हुए, जिसमें 37,000 लोग यानी लगभग 40% लोग जो है वह डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। कैटेगरी वाइज समरी यहाँ पर दिया हुआ है कि 1,75,000 टोटल लोग जो हैं 1,75,000 लोग अपीयर हुए, और उसमें जो क्वालिफाइड हुए वह टोटल 1,15,000 हुए। 60,000 कहाँ चले गए, 60,000 यानी 59,876, ये बड़ा आंकड़ा है और ये बताता है कि इस एग्जाम को कितना सीरियसली आपको लेना है। तो बहुत घबराने की बात नहीं है, बहुत आसानी से चुटकी में आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सही स्ट्रैटेजी का पालन करके आप इसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा डेटा अलग अलग स्टेट का है जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने साइट पर डाला है। ठीक है, इसका PDF आपको क्लास के बाद यह अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब जो टेंटेटिव शेड्यूल है, अभी जो टेंटेटिव शेड्यूल है, जैसा कि इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि AIB 22 ये अवेटेड है, ये होने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वह 19 अगस्त से शुरू हो जाएंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 27 अक्टूबर को। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ये सारी चीजें हैं, एडमिट कार्ड निकल जाएगा। एग्जामिनेशन ये इंपॉर्टेंट है 29 नवंबर। हाँ ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में भी यहाँ डाल दिया गया है, जिसके माध्यम से आप इसे देख सकते हैं, यहाँ जुड़ सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं।
क्या? बाकी ग्रुप में भी एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है वह कब तक आएगा, थर्ड ईयर का। और तो थर्ड ईयर का जो फाइनल रिजल्ट है वह कॉपी चेक करने के बाद ही आएगा, और कॉपी चेक करना मंडे से शुरू किया जाएगा। तो अगस्त लास्ट तक आपके रिजल्ट की संभावना है। 20 अगस्त के बाद किसी भी समय आपका रिजल्ट आ सकता है। और आप आपको ज़्यादा क्यूरियस इसमें रहना है, ज़्यादा अटेंटिव रहना है, इसलिए कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है आपको तुरंत ही अपने सर्टिफिकेट्स लेकर के AIBE के लिए इनरोल्ड कर देने हैं। ठीक है, AIBE के लिए इनरोल्ड हो जाना है, और साथ ही जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वहाँ भी आपका इनरोलमेंट हो जाना चाहिए। तो ये एक साथ ही ये सब काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नवंबर वाला एग्ज़ाम देना है या 2027? एक स्टूडेंट ने पूछा है कि नवंबर वाला एग्ज़ाम देना है या 2027 वाला। तो अगर आप सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर में हैं और पास कर जा रहे हैं, देखिए अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए, अभी हम आगे आएंगे तो उस पर बात करेंगे। अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले जो आपकी जानकारी में होना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स के अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट को फैसिलिटी मिली है कि थर्ड ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो थर्ड ईयर अपीयरिंग वही कहलाएगा जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम पास कर जाएगा और थर्ड ईयर में जो है वह एडमिशन उसका हो गया रहेगा। इसमें कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपका बैकलॉग है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अब बहुत लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपका बैकलॉग है और आपने सेकेंड ईयर के एग्जाम के साथ उसको कंप्लीट कर लिया है, तो क्या आप एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। फॉर्म भरने के समय आपका दोनों ईयर क्लियर होना चाहिए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बस यही है। ठीक है, तो ये आप पहले चेक कर लेंगे कि आपका फर्स्ट ईयर में कोई पेपर तो नहीं छूट गया, सेकेंड ईयर में कोई पेपर तो नहीं छूट गया। तो अगर कोई भी एक पेपर आपका छूट गया या उस पेपर में अगर आपने 45% से कम मार्क्स लाए हैं तो आपको प्रोमोटेड डिक्लेयर किया जाएगा, और प्रोमोटेड स्टूडेंट थर्ड ईयर में रहते हुए AIBE का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उनको अपीयरिंग कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। बस यही एक अंतर है। रोशनी मेहता, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई भी सवाल आपके हैं वह कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसका हमने कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिया है, वहां से लिंक के माध्यम से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। 2 डेट तो एकदम नोट कर लीजिए कि एक 29 नवंबर को एग्जाम और ये 19 अगस्त से एग्जाम, ये फॉर्म भरना शुरू। ये काम जरूर आपको कर लेना है। बीच में इतना कॉल आ जाता है। हम्म पहले आप अपने बारे में बताइए कि बट द एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस सो आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट इट। क्या कंफ्यूजन है आपको? 2 बार एग्जाम होता है और आप दोनों में से किसी एग्जाम में ज्वाइन करके आप अपने आप को आप एडवोकेट के रूप में एलिजिबल कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है और आपने इनरोलमेंट करा लिया है, तो उसके बाद आपको एक सीओपी लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इसको कहते हैं, है ना? ये बार काउंसिल का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके अलावा है, और फिर वही आपके जीवन तक काम आएगा। ठीक है, सीओपी जरूरी है। व्हेन कैन वी गिव एआईबी एग्जाम? एआईबी का एग्जाम जो है वह आप 3rd ईयर में अपीयरिंग दे सकते हैं, उसके बाद पास करके दे सकते हैं। और अब ये नया सिस्टम ये बनाया गया है कि अब एआईबी का एग्जाम देने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं आपको तुरंत ही इनरोलमेंट करा लेना है। हाउ टू गिव प्रोविजन सर्टिफिकेट आफ्टर? पहले 3rd ईयर पास करिए, फिर प्रोविजन सर्टिफिकेट आपको पता चल जाएगा। राहुल कुमार, उत्साहित रहना है लेकिन अति उत्साहित नहीं रहना है। If the result of the second year has not come yet, then if you question, देखिए उस समय तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो नेचुरली है कि आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये बीच में कॉल आके बर्बाद कर दे रहा है। जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन दबा देंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और रेगुलरली हम लोग लाइव क्लास लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारा क्लास आपका मिस हो चुका है, लेकिन आगे मिस नहीं हो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। सर, इज द फॉर्म अपीयरिंग द लास्ट में क्यों नहीं अपीयरिंग इन 3rd ईयर? हाँ, फॉर्म जो है वह 3rd ईयर में आप भर सकते हैं जनरली। फॉर्म आप जो है वह 3rd ईयर में भर सकते हैं। शर्त यही है कि 2nd ईयर का एग्जाम आप पास किए हों और पहले का 1st ईयर और 2nd ईयर में कोई बैकलॉग आपका नहीं हो, किसी तरह से किसी पेपर में प्रमोटेड नहीं रहे हो, तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं। अब ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो पढ़ना क्या है, ये तो हो गई आगे पीछे दाएं बाएं बातें। ठीक है, नदी की गहराई को नापना है तो नदी में उतरना पड़ेगा। तो
अब हम लोग इसके सिलेबस में उतरेंगे कि कैसे ये अपना पैटर्न सेट करता है और कैसे यह एग्जाम लेता है। तो यहाँ एकदम क्लियर कट आपको सारी चीजें बता दी गई हैं कि टोटल 19 पेपर है। हालांकि 19 पेपर नहीं है, 19 से ज्यादा है, लेकिन इसमें सीरियल वाइज ये 19 पेपर ही है, 19 पेपर। और इस 19 पेपर में आप अगर मेरे हिसाब से आप जो है वह 10 से 12 पेपर अगर कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम यहाँ क्लियर हो जाएगा। अभी बता दें कि आपको इसके क्वालिफाई करने के लिए क्या मार्क्स चाहिए, 45%। कैटेगरी वाइज और भी कम है, 42 एंड 40% क्राइटेरिया है। यानी 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस 100 में आपको क्या लाना है, 45 लाना है, 45। तो क्या 45 ही ला करके और छोड़ देना है, 45 मेरा क्लियर हो गया, आप क्वेश्चन नहीं बनाना है, ऐसा नहीं। आपको ध्यान रखना है कि 5, 6, 10 क्वेश्चन जो है वह हमेशा आंसर गलत कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। तो सेफ वही है जो 60 नंबर लाए। 60 नंबर एग्जाम देकर आए और आपने आंसर की से मिलाया, 60 नंबर आपके क्लियर है, आप हो गए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इज देयर एन अटेम्प्ट लिमिट? नहीं, इसके लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। 3 अटेम्प्ट लिमिट था लेकिन उसको प्रेजेंट में हटा दिया गया। ठीक है, कई लोग जो है वो 2012-13 में इनरोल्ड हुए और अभी पिछली बार कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मणिरत्नम, कोई निगेटिव मार्किंग इसके लिए नहीं है। आप सब पॉजिटिव है, आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके लिए किसी भी तरह का लॉस नहीं उठाना पड़ेगा आपको। तो बता रहे थे कि इसके पहले अटेम्प्ट किया गया था कि 3 अटेम्प्ट में आपको इसको निकालना है, लेकिन वो अटेम्प्ट जो है वह लागू नहीं हुआ है और 2012 के लोग भी अभी तक एग्जाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल उनको लगातार नोटिस भेज रहा है कि जल्दी से जल्दी आप AIB का एग्जाम पास कर लीजिए, अदरवाइज आपकी एडवोकेट प्रैक्टिसिंग का जो आपका लाइसेंस है उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और एडवोकेट इतनी आसानी से मानने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, जो आसानी से मान गया वो एडवोकेट नहीं है। तो एडवोकेट मस्ती में है, अपना एडवोकेसी कर रहे हैं और इधर उनका बार AIB वाला जो एग्जाम है वह ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कोई बहुत परेशान होने वाली बात ऐसी नहीं है। एडवोकेसी लोग कर रहे हैं लेकिन तलवार लटका हुआ है, कभी भी आपके सर पर गिर सकता है। तो उसका इंतजार क्यों करना, एग्जाम पास कर लिए, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो है वो टोटल 19 पेपर्स हैं जिस पर आपको फोकस करना है। जैसे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देखिए 10 या 10 से ज्यादा मार्क्स वाले जो भी हैं उनको पहले ही हाईलाइट कर लीजिए। 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स, ठीक है, 10 मार्क्स यहाँ पर से अवेटेड हैं। ठीक है, आप देखिए आगे, फिर किसी में भी अब 10 मार्क्स नहीं है तो अब दूसरा आपको घेर के रखना है कि 8 मार्क्स, ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये है 8 मार्क्स का और ये है आपका 8 मार्क्स का। ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, सब चीज एकदम बैल की तरह नहीं पढ़ना है, होशियारी से पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी सक्सेस का सबसे बड़ा की है। तो आप काउंट कर लीजिए, 10, 20, 30, 8, 38, 8, 46, 46 और 8, 54, 54 मार्क्स के क्वेश्चन को हमने टिक कर दिया, 54 और यहाँ पर 62। आपका इतना ही में काम निकल गया, इतना ही में काम निकल गया। आपको जरूरत ही नहीं है सारे टॉपिक को पढ़ने की। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ रहे हैं या मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं, साइबर लॉ पढ़ रहे हैं, और मार्क्स कितना है, ओनली 2 मार्क्स, ओनली 2 मार्क्स। कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के उनको पता चलता है कि इन्वायरमेंटल लॉ, कंपनी लॉ, 400 से ज्यादा सेक्शंस हैं और इसके लिए मार्क्स कितने अलॉटेड हैं, तो 2 मार्क्स। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है, इसमें आपको 4 मार्क्स, ये 2 मार्क्स लैंड एक्विजिशन, 2 मार्क्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इन सब में दो मार्क्स।
लॉ ऑफ टैक्सेशन, इतनी मोटी बुक, और उसके लिए 4 मार्क्स, क्यों करना है इसको? तो पेपर जो आपने सेलेक्ट किया वह क्या है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब शुरू में ही मैंने बताया कि जुडिशियरी और एपीओ की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, या डिफरेंट स्टेट्स के एग्जाम जैग वगैरह क्लियर करने वाले जो लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है एआईबीई के लिए। वो इसी तरह से कवर कर सकते हैं, उनकी अपनी तैयारी के साथ पैरेलल ये भी तैयारी होते रह रहा है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इन सब से मिलाकर के 8 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद अगला एक पेपर ये भी आप उठा सकते हैं, ये भी अच्छा पेपर है, यहाँ 5 नंबर, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट यहाँ पर ले सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो ये एक पेपर आप देख सकते हैं कि 5 नंबर का है, इसको थोड़ा एफर्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा ऊपर में आते हैं फैमिली लॉ। फैमिली में क्या है? हिंदू लॉ प्लस मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। क्रिश्चियन लॉ के बारे में नहीं पूछा जाता है, हिंदू और मुस्लिम लॉ ये दोनों आपके एलएलबी में भी सेकंड पार्ट का सिलेबस में है, इसलिए अभी से ही इसको अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आगे जाकर के आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे यूट्यूब के चैनल पर आप देखेंगे तो ढेरों वीडियो हिंदू लॉ के बनाए गए हैं, और मुस्लिम लॉ का भी वीडियो अब आने वाले 2-3 दिन में इसको भी हम लोग शुरू कर देंगे, तो मुस्लिम लॉ का भी वीडियो आपको मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट के वीडियोस ऑलरेडी भरे पड़े हैं वहाँ, ठीक है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट का वीडियो भरा पड़ा है। इसके बाद अगला आप देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जाता है, आपके सेकेंड ईयर एलएलबी का पाटलिपुत्रा के सिलेबस में यह पार्ट है, और इसको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 8 नंबर का अकेले यह भार वहन कर रहा है। सीपीसी 10 नंबर का है, लगेगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन सीपीसी के कई सारे वीडियो मैंने ग्रुप में, अब मैंने जो यूट्यूब चैनल पर बना करके रखे हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाए जाने हैं जो अवेटेड है, जो प्लानिंग में है, वो भी आपको जल्द ही मिलता रहेगा। तो सीपीसी के 10 नंबर के, सीआरपीसी जिसको अभी नया पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाता है, 10 मार्क्स के ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईपीसी से जो कि भारतीय न्याय संहिता हो गया है, 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर आदमी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन सबसे अनकंफर्टेबल करने वाला ये सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें जब केस का अंबार, केस टोकरी भर करके जब डालना शुरू करेगा तो आपको लगेगा कि ये कैसे तैयार करें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह 10 नंबर का है, और यह काफ़ी क्रूशियल है, इसमें आप बहुत अनुमान नहीं लगा सकते हैं, अच्छे पढ़ने वाले लोगों का क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। पहले अब नया में कहा जाता है कि टफ कैसे है, एक सवाल आपके तरफ से आना चाहिए था, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए था कि पहले अगर क्वेश्चन आप बुक लेके जाते थे और बुक से देख करके आपने सारे आंसर कर लिए, तो फिर अब टफ कैसे हो गया? अब टफ इसलिए हो गया कि अब आप बुक लेके जाते हैं और अचानक से वहाँ ठगे जाते हैं, आपको लगता है कि बुक से तो सवाल ही नहीं है, ये तो थ्योरी पूछ दिया, और ये थ्योरी तो बुक में है ही नहीं, इसके लिए तो टेक्स्ट बुक पढ़ना है, इसके लिए तो क्लासेस होने चाहिए, क्लास लिए रहते तो हमारा कवर हो गया रहता। लेकिन अभी भी आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अभी भी अगर टॉपिक को बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में, बहुत कहानी की भाषा में अगर आपके साथ शेयर किया जाए, आपको समझाया जाए, तो आप आसानी से इन 10 पेपर्स को, कितना पेपर इसमें है, अब देखिए 1 पेपर है, 2 पेपर है, 3 है, 4 है, 5 पेपर, 6 पेपर और एक 7 पेपर इसको कह सकते हैं, 7 पेपर, और नीचे में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा यहाँ, तो 8, 9, 10, 11, बस 11 पेपर हैं, और 11 पेपर में आप 70 नंबर ला सकते हैं। क्यों हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्यों हम 19 पेपर पढ़ेंगे, क्यों 19 पेपर का बेयर एक्ट लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप 10-11 पेपर अगर अच्छे से कवर करते हैं तो आपका काम हो जाता है।
और यही 11-12 पेपर जो है वो आपके जुडिशियरी में भी काम आएगा, डिफरेंट स्टेट्स के जुडिशियल एग्जाम्स में काम आएगा, ठीक है, आपके एडवोकेसी में भी हेल्प करेगा और हर जगह लॉ प्रैक्टिशनर के रूप में आपके लिए मददगार होगा। तो ऐसी चीज़ों को करना है जिससे हमें यूनिवर्सल बेनिफिट हो, हर तरह का बेनिफिट हो। तो ये बेनिफिट आपको इन पेपर से मिल सकता है। अब इन्वायरमेंट लॉ वगैरह आप पढ़ेंगे तो स्पेसिफिक एरिया में अगर प्रैक्टिस करना है तब इन्वायरमेंट लॉ आपके लिए ठीक है, अदरवाइज इन्वायरमेंट लॉ का क्या रिलीवेंस है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब पेपर आपके कंपनी लॉ, इतना बड़ा एरिया है, अगर कोई कोई कॉमर्स के फील्ड के लोग हैं, कोई सीए सीएस वगैरह के साथ लॉ कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये आसान हो सकता है, लेकिन टैक्सेशन आसान हो सकता है, लेकिन जो लोग इस फील्ड में नहीं है, जैसी संभावना ज़्यादातर रहती है, तो उन लोगों के लिए ये सरदर्द टॉपिक है। क्यों पढ़ेंगे हम इसको? और नंबर कितना मिल रहा है कंपनी लॉ में? 2 नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इसमें तो आपको इसमें क्या होना चाहिए? आपको चाहिए एक स्ट्रैटेजी, आपको चाहिए सिलेबस, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। तो ये तो आपके सिलेबस की बात हो गई। इसके बाद अब इसका प्रिपरेशन कैसे करें? तो कुछ सवाल निकल करके आ जाते हैं। ये चीजें हमने यहाँ पर बनाई है। कुछ सवाल इसमें बन जाते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जाम्स इसको लेकर के कुछ टर्म्स इसमें बन जाते हैं कि AIB स्ट्रैटेजी और 1 स्टेप गाइडेंस फॉर एस्पिरेंट्स। ये हम लोग तैयार कर रहे हैं कि AIB के लिए एक अलग बैच बनाया जा रहा है और वहाँ पेड ग्रुप में आपको हर दिन ये क्लास करा करके और सब्जेक्ट आपके कवर कराए जाएंगे। ये जो 11 पेपर हैं इसको फोकस में रख करके हम लोग तैयारी कराएंगे और इसकी शुरुआत हम हिंदू लॉ से कर चुके हैं, इसकी शुरुआत एविडेंस से कर चुके हैं और यूट्यूब पर भी उसका वीडियो डाला गया है। हमारे यहाँ जो क्लासेस होते हैं उसका लाइव रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होता है, आप लाइव क्लास कर सकते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। उसके बाद ये स्क्रीन पर जो भी PDF है वो PDF आपको शेयर होगा, स्क्रीन शेयर होता है और नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें और 1-to-1 मेंटरशिप। कहीं भी आप फंसते हैं, लगता है कि अब हम कैसे करें, तो उसका मेंटरशिप क्लास भी अवेलेबल कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वर्षों से कराते आ रहे हैं और आगे भी इस तरह से कराते रहेंगे। आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा। नंबर आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ रहे हैं तो टेलीग्राम के ग्रुप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें एक्टिविटी कर सकते हैं, PDF रेगुलर आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी इसमें। Also please enlighten us for CLAT PG टेस्ट। जरूर। CLAT PG का जो एग्ज़ाम होता है ऑलमोस्ट सिलेबस यही है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो और भी बना करके ले आएंगे कि CLAT PG के लिए कैसे प्रिपरेशन। अब CLAT PG का जो रिलीवेंस है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पहला रिलीवेंस ये है कि इसके माध्यम से आप LLM के लिए कहीं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में है, तो CUSB सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार इसको कहते हैं, तो वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बिहार आपको चंपारण में है, लेकिन वहाँ पर लॉ की पढ़ाई नहीं है। LLM की पढ़ाई और PhD की पढ़ाई आपको साउथ बिहार वाले में होती है, जो गया सेंटर है वहाँ। तो बिहार में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये है। इसके अलावा आप BHU वगैरह के लिए कर सकते हैं, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं देश में, वहाँ पर अच्छी पढ़ाई LLM के लिए आप कर सकते हैं। ये CLAT PG का ये पर्पस है। दूसरा है कि मिलिट्री सेक्टर में JAG का एक एग्ज़ाम होता है जो कि जुडिशियल ऑफिसर वहाँ भी बनाए जाते हैं, तो उसमें भी CLAT PG का स्कोर देखा जाता है कि वो एग्ज़ाम आपने
क्रैक किया हो, मतलब क्रैक उसमें नहीं होता है, उसमें परसेंटाइल ही होता है, परसेंटेज होते हैं, तो उसमें आपने अपीयर किया हो और वो एग्ज़ाम आपने दिया हो, ठीक है, तो उसके आधार पर आपको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माना जाता है। फिर उसका एक अलग एग्ज़ाम होता है, उसका एक अलग वाइवा होता है और तब वहाँ पर बहुत ही रॉयल जॉब है, तो वहाँ से भी आप प्रयास कर सकते हैं। तो क्लैट पीजी की रिलेवेंस यही है, इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। फिर से वापस एआईबी वाले पर आएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि एआईबी क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस पर हमने फोकस किया अभी। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो पहले एलएलबी पास किए हुए लोग ही केवल एआईबी का एग्जाम दे सकते थे। अब अपीयरिंग कैंडिडेट जो थर्ड ईयर में अपीयरिंग कैंडिडेट हैं और 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्स में जो 5th ईयर में जो लोग ये हो चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं और पहले के चारों ईयर उनका कंप्लीट हो चुका है, कोई बैकलॉग नहीं है, वो एलिजिबल है इसके एग्जाम में बैठने के लिए। व्हाट इज द टेंटेटिव डेट एंड टाइमलाइन फॉर एआईबी? 2026 है, 25 यहाँ पर लिखा गया है, 2026। और एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है, ये सब चीज़ों पर बात हो चुकी है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या है, सीओपी क्या होता है कि इनरोलमेंट, आपके इनरोलमेंट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है किससे? बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, बीसीआई से एक सर्टिफिकेट मिलता है, स्टेट बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल से आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है और ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। यह फाइनली जो ऑथेंटिक कब होगा, जब आप क्या कर लेंगे, इस सर्टिफिकेट के साथ एआईबी का एग्जाम क्रैक कर लेंगे। और एआईबी का जब एग्जाम आप क्रैक कर लेंगे तो क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, सीओपी, ठीक है, तो इसको हम लोग सीओपी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट, अगर आपने पहले एग्जाम पास कर लिया और इनरोलमेंट नहीं कराया है, तो पहले उसके बाद फिर आप इनरोलमेंट करेंगे, इनरोलमेंट के बाद ये सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास अब दो डॉक्यूमेंट जो है इनरोलमेंट के रहेंगे, एक इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। और अब इसमें एक नई चीज आ गई, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट 3 ईयर प्रैक्टिस, यानी अगर जुडिशियरी, हालांकि भूमिका ट्रस्ट का जो केस है उस केस का रिव्यू पिटीशन पड़ा था और रिव्यू पिटीशन का जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर लिया गया है 12 तारीख को, यानी 12 अगस्त को इसका फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है और उसमें देखते हैं कि क्या किया जाए, लेट्स सी। लेकिन तब तक 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी किया हुआ है, यानी जुडिशियरी में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जुडिशियरी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो 3 ईयर लीगल प्रैक्टिस मैंडेटरी है। पहले आप एलएलबी करने के तुरंत बाद आप जुडिशियरी का अगर कहीं भी वैकेंसी आया हुआ है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आपको बिना एडवोकेट हुए आप जो है वह एडवोकेट बिना 3 ईयर का प्रैक्टिस किए हुए आप जुडिशियरी के एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। यानी अगर आपने 2019 2020 इस समय लॉ पास किया था और 6 साल हो चुके हैं और आपने एडवोकेट बनना निश्चित नहीं किया है, आपने इनरोलमेंट नहीं कराया है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और ये सबसे बड़ा इनजस्टिस लोगों को लग रहा है कि हमने उस समय के हिसाब से हमने इनरोलमेंट नहीं कराया, क्योंकि जज बनने के बाद ऐसे भी आपको इनरोलमेंट सरेंडर करना पड़ता है, तो सरेंडर करने का क्या ज़रूरत है, लोग इनरोल्ड ही नहीं हुए। अब इनरोल्ड नहीं हुए तो आज उनके लिए मुश्किल हो गया, आज उनके कैरियर पर संकट आ गया है। तो इन सब चीज़ों को रिव्यू पिटीशन में समझा जा रहा है और एक बीच का रास्ता निकाला जा रहा है, ताकि यूथ, ऐसे भी देश में यूथ बौखलाया हुआ है और यूथ के बेनिफिट को ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट को कोई डिसीजन देना चाहिए, ताकि जो ये निराशा हताशा का जो माहौल है उसको शांत कराया जा सके और लोग नए उत्साह से तैयारी कर सकें, अपने सपने को साकार कर सकें। तो ये सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट और 3 ईयर प्रैक्टिस रूल भी रिलीवेंट बनाता है कि एआईबी का एग्जाम आपको देना होगा।
और आपको इनरोलमेंट कराना होगा, यानी अब 3 ईयर, अब LLB करने के बाद तुरंत से ये प्रोसेस आपको कराना है, एक दिन भी बिना गंवाए। हो सकता है एक दिन से आप छूट जाएं, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमने बता दिया कि 11 पेपर का प्रिपरेशन, और यही एक पैरामीटर है जो कि आप आसानी से, और समय अभी काफ़ी है, नवंबर में एग्जाम है, 6 महीने का लगभग समय आपको मिलेगा, आपके लिए एनफ है। 6 महीने में 11 पेपर कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत एवरेज आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं पढ़ना है। डिफिकल्टी लेवल्स इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है, हाल के दिनों में डिफिकल्टी का जो रीज़न है वो क्या है कि अब वो बेयर एक्ट से क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं, अब क्वेश्चन केस लॉ से पूछ रहे हैं। बेयर एक्ट में कहाँ से आएगा, अब वो थ्योरी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब वह केस लॉ में जो जजमेंट्स आ रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो चीज़ें बिना क्लास के संभव नहीं है। बेयर एक्ट बस लोग लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, फायदा ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक लालच बना हुआ है कि कोई 5 ही क्वेश्चन आ जाए, 10 ही क्वेश्चन आ जाए। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है कि आपको किसी न किसी तरह से क्लास लेना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपने जो एकेडमिक सेशन में जो पेपर यहाँ रिलेवेंट बताया गया है, उस रिलेवेंट पेपर में से अगर कोई पेपर आपके सिलेबस में है तो उसको बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास बढ़िया से करना है, आप कॉलेज में क्लास कर रहे हैं तो वहाँ पर टीचर्स को आपको जो है वो रिक्वेस्ट करना है कि इस पेपर को अच्छे से पढ़ाया जाए ताकि AIB में हम अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आई होप चीज़ें सारी स्पष्ट हैं। AIB के एग्ज़ाम्स को लेकर के अगर किसी तरह का कोई क्वेरी आपका रह गया हो, किसी तरह की इंक्वायरी बाकी रह गई हो, तो टेलीग्राम का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जुड़ें, वहाँ 1 to 1 कन्वर्सेशन करें और उस कन्वर्सेशन के माध्यम से अपने क्वेरीज को सॉर्ट आउट करें। और हमारा जो चैनल है वो हमेशा आपके प्रिपरेशन में आपके साथ है, चाहे आप पेड ग्रुप में जुड़ें, चाहे आप यूट्यूब पर क्लास करें, किसी भी तरह से आपको ये फील नहीं होगा कि लीगल बीज एकेडमी आपके साथ नहीं है। आपके हर कदम में, हर सफलता में आपके साथ हमेशा तत्पर है लीगल बीज एकेडमी, और मैं आपके साथ बना रहूँगा आगे भी डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से। अगर कोई और आपकी क्वेरी रही हो तो कमेंट बॉक्स में उसको करें, उसको मेंशन करें, ताकि हम लोग फिर दोबारा उस पर वीडियो बना करके आपके सामने लेके आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।